हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 द एनिमी। पर्लेस बक ने लिखा है ये, और ये स्टार्स बुक का क्लास 12th का 4th चैप्टर है। और हमने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और जो वो वीडियो 30 मिनट के आसपास हो गई थी, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट इसका बनाया है। तो जहाँ से मतलब थोड़ा सा मैं समरी पीछे की बता देता हूँ, उसके बाद हम जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। तो समरी अब तक की ये थी कि डॉक्टर सदाओ के बारे में यहाँ बात हो रही थी। वो एक सर्जन थे जापान में, और बहुत सक्सेसफुल सर्जन थे। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पहले थोड़ा बताया गया, उनके फादर के बारे में, फिर उनकी वाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। और फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो एक समुद्र के किनारे रहते थे, तो वहाँ पे उनको एक इंसान कोई दिखाई दिया जो घायल होके, मतलब उनके किनारे, समुद्र के किनारे पे आके गिरा हुआ था। और बाद में उन्होंने देखा कि वो एक अमेरिकन वॉर प्रिजनर था। तो वो उनका एक, अमेरिका उस टाइम जापान के साथ दुश्मनी थी, तो एक दुश्मन उन्होंने कंसीडर किया था। मगर फिर भी पहले तो उन्होंने डिसाइड कर नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें उसके साथ। मगर बाद में उन्होंने उसको, बाद में हेल्प करने का फ़ैसला किया। वो उसको अपने घर में लेके आए, और उसके जो ज़ख़म वगैरह थे उसको सही करने का फ़ैसला उन्होंने किया। और उन्होंने अपने नौकरों से हेल्प मांगी, मगर उनके नौकरों ने मना कर दिया। और अब आगे हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब नौकरों ने मना कर दिया था, तो जो हैना थी, सदाओ की वाइफ, वो उन्होंने ख़ुद ही उस इंसान को सारा साफ़ किया। और उसके बाद उन्होंने सदाओ को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। तो सदाओ आने ही वाले थे जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, और जब उन्होंने सदाओ को बोला तो सदाओ गेट खोलने वाले थे। उन्होंने एकदम गेट खोल दिया और अंदर आ गए। उन्होंने वो साथ में अपनी सर्जन्स वाली जो इमरजेंसी बैग था वो लेकर आए थे, और उन्होंने अपना सर्जन कोट पहन रखा था। तो वो एकदम चिल्लाई उन्हें देख के कि तुमने ऑपरेशन करने का डिसाइड कर लिया है। सदाओ ने बहुत आराम से आंसर दिया, यस। और फिर वो उनकी तरफ से मुड़ गए, और एक स्टेरिलाइज टॉवल जो था वो टोकोनोमा के फ्लोर पे रख दिया। टोकोनोमा एक्लोव का फ्लोर, टोकोनोमा एक्लोव एक स्पेस होता है जैपनीज़ घर में सजावट के लिए, जहाँ पे हम सजावट का सामान रखते हैं, थोड़ा डेकोरेशन टाइप का दिखाने के लिए। वो एक तरह का ऐसा स्पेस होता है, थोड़ा बनाया जाता है अलग से, कि वहाँ पे हम फ्लावर्स रख सकते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो डिस्प्ले के लिए होती है। तो वहाँ पे उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट रख दिए, टॉवल बिछा के टॉवल के ऊपर। और उन्होंने कहा कि मुझे टॉवल्स पकड़ाती रहो। और जैसे जैसे उन्होंने कहा, तो वो उनकी बात है ना मानती चली गई डॉक्टर सदाओ की। और वो गई लिन शेल्व्स में गई, और वहाँ से टॉवल्स निकाल के लाई। और कुछ ओल्ड पुराने जो कपड़े के टुकड़े थे वो उठा के लाई वो, ताकि जो फ्लोर था जिस पर उन्होंने लिटाया था उनको, ताकि वो फ्लोर जो है ख़राब ना हो जाए उनके ब्लड, वो अमेरिकन इंसान जो तो घायल पड़ा था उसके ब्लड से। और वो उन्होंने कुछ मैटिंग के फ्लोर वहाँ से उठा के लाई, पुराने कपड़े बाहर बरामदे में से। मगर और साथ में टावल्स लेकर आई पूरा भर के अच्छे से। मगर जब वो वापस रूम में आई तो उन्होंने देखा कि सब बेकार हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी जो खून था काफ़ी बह चुका था, और वो फ्लोर पे काफ़ी, फ्लोर ने उसको सूख लिया था। और फ्लोर ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। तो वो एकदम से थोड़ा चिल्लाई, अरे मेरा मैट ख़राब हो गया। और सदाओ ने कहा हाँ ये ख़राब हो चुका है, मगर उनको इस बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि चलो मुझे हेल्प करो उसको पलटने में। तो उन्होंने बिना कोई कुछ बोले, हैना ने सदाओ की बात मानी, और उसको पलट के उसकी पीठ को अच्छे से वो साफ़ करने लगे दोनों। और उन्होंने कहा कि हैना ने बोला कि यूमी ने जो है मना कर दिया है उनको इसको धोने से, उसने उसको वॉश नहीं किया। तो सदाओ ने पूछा कि तुमने इसको साफ़ किया फिर? और वो फिर रुके भी नहीं, मतलब बात अपना काम करते रहे, और बस बात पूछा उन्होंने कि तुमने साफ़ किया है इसको? उन्होंने कहा हाँ। हैना ने बोला हाँ मैंने साफ़ किया है। तो वो ऐसा लग रहा था उसकी, उनकी हैना की बात सुन भी नहीं रहे हैं। मगर वो जानती थी कि जब वो काम करते हैं अपना, और जब वो इस तरह से अपना सर्जन वाला काम करते हैं, तो उसी तरह दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और वो तो ये जानती हैं कि वो, उनको इस बात से ही फ़र्क नहीं पड़ता वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बस वो कोई भी इंसान हो उनके लिए वो एक बॉडी है जिसको उन्हें ठीक करना है, बस वो इस तरह से काम करते हैं, ये वो सोचने लगी। और सदाओ ने बोला कि तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, अगर
इसको इंसान को इसकी ज़रूरत हुई तो हैना ने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा, सदाव ने, कि ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब वो जो पैक उन्होंने वहाँ पे समुद्र के किनारे पे, जब वो घायल था तो उसका ब्लड रोकने के लिए उन्होंने एक वो मॉस जो थी वहाँ की तोड़ के उसका पैक लगा दिया था। वो पैकिंग अब वो हटाने लगे, और वो पैकिंग जैसे उन्होंने हटानी शुरू करी तो बहुत सारा खून बहुत तेज़ी से बहने लगा। और उन्होंने घाव को अच्छे से देखा अपनी सर्जन वाली लाइट जला के, जो उनके माथे पे लगी हुई थी। अब गोली अभी भी घाव के अंदर थी। उन्होंने ये बात बोली कि गोली अभी भी वहीं पर है। और अब वो एक सर्जन थे तो उन्हें सर्जन की तरह इंटरेस्ट आने लगा था। तो अब कि वो ये कहने लगी कि मुझे सोच रहा हूँ कि ये जो पत्थरों से घाव हुआ है ये कितना गहरा है। अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं है तो फिर मैं बुलेट आराम से निकाल सकता हूँ, मगर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसने बहुत ज़्यादा ब्लड अपना खो दिया है, अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे मोमेंट पे हैन ने अब इतना ब्लड देखा और इतना घाव को उन्होंने खोलते हुए देखा तो उन्हें उल्टी वाली फीलिंग आने लगी। तो उन्होंने देखा, डॉक्टर ने ऊपर की तरफ मुंह करके हैना की तरफ, तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह पे वही वाली फीलिंग आ रही है, अभी उल्टी करने वाली है। तो डॉक्टर ने कहा कि बेहोश मत होना, और क्योंकि अगर मैं अभी रुकता हूँ, अपने इंस्ट्रूमेंट रखते हुए बोले, अगर मैं अभी रुकता हूँ तो ये इंसान मर जाएगा। तो उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रखा और बाहर रूम से बाहर भाग गई है ना। और बाहर गार्डन में जाके उनको डॉक्टर सदाव को उनकी आवाज़ आती रही कि वो उल्टियाँ करने की आवाज़ आ रही थी, मगर वो अपना काम करते रहे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, वो उसका पेट खाली हो जाएगा तो उसको फिर बाद में बेहोश वेहोश नहीं होगी ये सब देख के। और वो ये बात भूल ही गए थे कि आज तक हैना ने थोड़ी कोई ऑपरेशन देखा है। और वो ये देख सकते, वो उन्होंने ऑपरेशन तो आज तक कोई देखा नहीं था। तो उन्होंने देखा किस तरह वो चाकू से उस इंसान की खाल को काट रहे हैं, या फिर वो उल्टा उनके चाकू के नीचे वो पड़ा हुआ है मरी हुई हालत में। ये सब देख के ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होना ही था, उल्टी वगैरह तो आनी थी। अब उन्होंने सोचा कि ये इंसान, कोई मुझे पास कोई वजह नहीं है कि ये क्यों ज़िंदा रहना चाहिए, बस। मगर फिर भी ये थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग में थॉट आया, और फिर एकदम से वो इंसान जो है, वो जो पड़ा हुआ था अमेरिकन, उसने थोड़ा सा कराया वो थोड़ा। सदाओं ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस बोला कि चिल्लाओ अगर तुम चिल्लाना चाहते हो, कराओ अगर कराना चाहते हो, मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, पता मुझे तो ये भी नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और हैना वापस अंदर आ गई। तो उन्होंने पूछा एनेस्थेटिक, हैना ने पूछा सब बिल्कुल क्लियर वॉइस में कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाओं ने अपनी ठोड़ी घुमा के, ऐसे मुंह घुमा के हल्का सा इशारा कर दिया जहाँ रखा हुआ था कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। और क्योंकि ये इंसान अब थोड़ा थोड़ा मतलब दर्द की वजह से करा रहा था, तो उन्होंने कुछ रुई उठाई और बॉटल जो थी एनेस्थेटिक की वो अपने हाथ में ले ली हैना ने। तो हैना ने पूछा कि मैं इसे दूंगी कैसे। तो उसने कहा कि बहुत आसान है, कॉटन को थोड़ा सेपरेट करो और सेचूरेट करो थोड़ा कॉटन के अंदर, इसको मिलाओ, थोड़ा मिक्स करो रुई में, और रुई को इसकी नाक के पास लेके जाओ। तो उन्होंने, और सदाओं ने फिर एकदम से दोबारा बोला कि अगर ये ज़्यादा बुरी तरह सांस लेने लगे तो नाक से दूर हटा लेना कॉटन को। तो वो बाप वहाँ पे गई, जो इंसान वो सो रहा था उसके सोते हुए चेहरे के पास गई अमेरिकन के, और बहुत पतला सा चेहरा था। उन्होंने सोचा कि ये होंठ इसके पता नहीं कैसे मुड़ गए हैं, और मतलब इतना ट्विस्ट क्यों है इसके होंठ, ये इंसान के पास पर बहुत जुल्म हो रहे थे, चाहे उसको मतलब वो जानता था या नहीं जानता था, मगर जुल्म हुए हुए थे काफ़ी ज़्यादा इस पर, ये दिख रहा था। और उसको देख के उन्हें लगा कि जो स्टोरीज़ उन्होंने सुनी है कि जो अत्याचार वहाँ होते हैं, जो कैदी होते हैं, कैदियों पे जो प्रिजनर्स होते हैं उन पे जो बुरी हालत उनकी की जाती है, जो उन पे अत्याचार होते हैं, वो सच हैं। तो क्योंकि वो बहुत सारे रूमर्स उन्होंने सुन रखे थे जो लोगों के मुंह से, और न्यूज़पेपर्स में भी कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती रहती थी कि जैपनीज़ आर्मी में ने लोगों को मतलब मगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बाद भी जब भी जैपनीज़ आर्मी जहाँ भी जाती थी, जापान की जो आर्मी थी वो जहाँ भी जाती थी, लोग उनको बड़े खुशी से रिसीव करते थे,
बहुत चिल्लाते थे और उनके लिए नारे लगाते थे, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी जापान को। मगर कभी कभी उनको ये याद आता था कि क्या कहते हैं, जनरल टाकीमा की बात उनको याद आती थी। जनरल टाकीमा जो थे वो बहुत ब्रेव सोल्जर थे, बहुत अच्छे से लड़े थे, बहुत अच्छी उन्होंने लड़ाइयाँ जिताई थी। मगर वो अपनी वाइफ को मारते थे घर पे, बहुत बुरी तरह पीटते थे अपनी वाइफ को। और तो उन्होंने कहा कि जब एक इंसान इतना पावरफुल होने के बाद और इतना अच्छे अच्छे काम करने के बाद इतना बुरा हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को पीट रहा है, तो वो ऐसे सामने जो एक कैदी होगा उसको तो वो क्या ही छोड़ेगा, उस पर भी वो जुल्म ही करता होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब वो समझ गए कि आर्मी वाले जुल्म तो करते थे प्रिजनर्स के ऊपर। अब वो बस अपने मन ही मन में ये उम्मीद करने लगी कि बस काश ये जो अमेरिकन है इस पर ज़्यादा टॉर्चर ना किया गया हो। मगर तभी उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन पे रेड कलर के बहुत सारे निशान थे, स्कार्स थे, और बिल्कुल कान के नीचे। तो उन्होंने एकदम अपने उनके मुंह से निकला, ये निशान कैसे हैं? और सदाओ की तरफ उन्होंने देखा, मगर सदाओ ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। और अभी तो वो अपनी जो इंस्ट्रूमेंट थे उन्हें पकड़ा हुआ और उस पर ये काम कर रहे थे बड़े मतलब ध्यान से, क्योंकि वो अपने इंस्ट्रूमेंट की टिप से उन्हें ढूंढ रहे थे वो बुलेट को। और एकदम से कुछ हार्ड सा उनकी इंस्ट्रूमेंट की टिप पे टकराया, बड़े ख़तरनाक तरीके से, किडनी के पास बिल्कुल। और किडनी के पास उन्होंने देखा तो एक थॉट उनके दिमाग में आया, क्योंकि उन्हें उस टाइम बहुत प्लेजर मिला, वो अपने सर्जन थे, अपना काम कर रहे थे। तो एक ऐसे में जब उन जो ढूंढ रहे थे उनको मिल गई वो बुलेट, उन्होंने अपनी उंगलियों से खंगाल के देखा। और ऐसे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो इस तरह मतलब पूरी, क्योंकि वो सर्जन थे, बहुत अच्छे अच्छे से ह्यूमन बॉडी को पढ़ रखा था, तो वो हर जगह को उसको अच्छे से खंगाल रहे थे। उनके जो पुराने अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, वो भी यही कहते थे कि ह्यूमन बॉडी का इग्नोरेंस ही एक सर्जन का सिन है। मतलब एक जो शाप हमें सर्जन्स को मिला हुआ है वो यही है कि हमें ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट नहीं करना है, हमें तो उसको एक इस तरह से ट्रीट करना है कि जैसे हमने ही कुछ खुद इसको बनाया हो, इसी तरह हमें ट्रीट करना है। हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी की जैसे हमने खुद बनाया हो। हमें ऐसे नहीं कि यार ये किडनी है इसको टच मत करो, या ये हार्ट है इसको टच मत करो, ये ख़राब हो जाएगा, या वो। हमें हर जगह को टच करके हर जगह पर इस तरह उसको देखना होता है। इतनी नॉलेज हर चीज़ की हमें लेनी होती है कि जैसे हमने खुद बनाई हो वो पूरी बॉडी। और इससे कम अगर हम नॉलेज के बिना कुछ करते हैं तो वो फिर एक मर्डर हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं होगा वो। तो उन्होंने बोला कि ये किडनी के बिल्कुल करीब नहीं है मेरे दोस्त, सदाओ ने ऐसा बोला, बड़बड़ाए वो। तो उनकी आदत थी कि वो जिस पेशेंट का ऑपरेशन करते थे उसके साथ बातें करते रहते थे। उन्हें पता था वो बेहोश पड़ा है, फिर भी वो बातें करते थे और वो माई फ्रेंड वर्ड यूज़ करते थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने माई फ्रेंड वर्ड यूज़ करा। वो ये बात भूल ही गए कि वो जो सामने लेटा हुआ है वो उनका दुश्मन है, अमेरिकन आर्मी का बंदा है। फिर उन्होंने बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से और बहुत क्लीन तरीके से वो बुलेट को बाहर निकाल दिया, गोली को उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया। वो इंसान थोड़ा सा हिला इस बात से, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि जब बुलेट बॉडी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट गया, बुलेट को बाहर खींच के निकाला, तो थोड़ा कांप गया वो इंसान। मगर फिर भी वो अनकॉन्शियस ही था, वो मतलब होश में नहीं आया था। और कुछ इंग्लिश वर्ड्स उन्होंने निकाले अपने मुंह से, गट्स, उसने बोला गट्स, उन्होंने मेरे गट्स छीन लिए, इस तरह से। सदाओ हैना ने थोड़ा सा चिल्लाई इस बात को सुन के, तो सदाओ ने कहा चुप रहो। तो फिर वो इंसान फिर से दोबारा से चुप हो गया। और सदाओ मतलब वो इतना ज़्यादा शांत हो गया, फिर सदाओ को उसकी रिस्ट चेक करनी पड़ी कि क्या कहते हैं दोबारा, कि भाई वो चल रही है अभी उसकी पल्स या नहीं चल रही है। वो फिर भी उसको टच नहीं करना चाहते थे, वो हेट कर रहे थे बिल्कुल उसको, फिर भी उन्हें करना पड़ा। मगर अभी भी बहुत फेंट सी हल्की सी पल्स थी, बहुत ही हल्की थी, मगर काफ़ी थी इतने जानने के लिए कि ये ज़िंदा है। मतलब अगर वो चाहते थे कि वो इंसान ज़िंदा रहे, उसको होप देने के लिए इतनी पल्स काफ़ी थी। मगर उन्होंने सोचा कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ इंसान ज़िंदा रहे। तो उन्होंने हैना को बोला अब ज़्यादा एनेस्थेटिक मत देना, हटा लो उसके पास से। और वो इस तरह मुड़ गए जैसे उन्होंने कभी वो रुके ही नहीं थे। और अपनी मेडिसिन में से उन्होंने एक छोटा सा मेडिसिन निकाली, और इसमें से उन्होंने एक हाइपोडर्मिक को मतलब भरा, और पेशेंट की लेफ़्ट आर्म में मतलब उन्होंने एक इंजेक्शन भर के लगा दिया, और फिर नीडल जो है नीचे रख दी। फिर उसकी रिस्ट चेक करी तो पल्स जो थी अब जो है एक दो बार तो हल्की सी हिली, उसके बाद वो फिर से स्ट्रॉन्ग तरीके से जैसे पल्स चलती है नॉर्मल, ऐसे वो पल्स चलने लगी। और उन्होंने कहा ये इंसान ज़िंदा रहेगा, उन्होंने हैना से कहा, और थोड़ा सा खुशी के साथ कहा, चेहरे पर उनकी खुशी थी कि इंसान अब ज़िंदा रहेगा।
अब वो यंग मैन जो है वो उठा, वो बहुत कमज़ोर था, उसकी जो ब्लू आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो उनमें डर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता नहीं था वो कहाँ पर है। और हैना को भी ऐसा लगा कि उसका डर देख के कि उसे भी यार इस बात के लिए पूरा बुरा लगा कि यार ये इंसान कितना डरा हुआ है, कितना इसके साथ जुल्म हुआ है, जो ये हमें देख के भी डर रहा है। उन्होंने हैना ने खुद जाके उसको खाना दिया, और क्योंकि सर्वेंट्स ने मना कर दिया था रूम में एंटर करने से। जब वो पहली बार अंदर आई तो उन्होंने देखा कि उसने इंसान ने जितनी भी उस बेचारे में हिम्मत थी, उसने ऐसा प्रिपेयर कर लिया था कि कुछ गलत होने वाला है और मैं इससे किस तरह से लड़ूंगा। तो उन्होंने एकदम उससे के सामने गिड़गिड़ा के कहा कि नहीं नहीं डरो मत प्लीज़। और तो उसने एकदम बोला कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकती हैं, क्योंकि वो तो जापानीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत टाइम अमेरिका में गुजारा है, बहुत लंबा टाइम। और वो और आगे बात करना चाहती थी, मगर वो भी अमेरिकन भी आगे रिप्लाई करना चाहता था, मगर वो कर नहीं पाया। और फिर उन्होंने वो झुकी और उसे क्या कहते हैं स्पून से खिलाने लगी। वो अनिच्छा से खा रहा था, वो खाना नहीं चाहता था, मगर फिर भी उसने खा लिया। तो उन्होंने कहा कि चलो अब तुम जल्दी ही स्ट्रांग हो जाओगे। और वो भी इतनी उसको क्या कहते हैं कंफर्ट नहीं देना चाहती थी, फिर भी उन्होंने इस बात बोली कि अब जल्दी से तुम स्ट्रांग हो जाओगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब सदाओ आए तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद, तो अब जो वो बैठने की कोशिश करने लगा, वो यंग मैन जो था। और मतलब मगर फिर भी उसका एक चेहरा पीला पड़ गया था, उसको उठा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा लेटे रहो, तुम मरना चाहते हो क्या। उन्होंने चुपचाप उसे हाथ से धक्का देके नीचे लिटा दिया वापस से, मतलब स्ट्रांगली मगर जेंटली। और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने आप को मार डालोगे, तुम अपना अभी आप लेटे रहो, बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने लड़के ने पूछा कि अब आप मेरे साथ क्या करोगे, तो क्या मुझे फिर दोबारा जेल भेज दोगे आप। सदाओं ने कुछ देर के लिए तो जवाब नहीं दिया। अब पहला पहले अपना चेकअप करा, उसको ठीक से देखा कि वो इंसान ठीक है, उसकी पल्स वल्स चेक करी। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँ, क्योंकि तुम एक वॉर प्रिजनर हो। और मुझे कुछ मत बताना, मैं तुमसे पूछना भी नहीं चाहता तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अपना मतलब जब वो इंसान बोलना चाहता था, उसके मुंह पे हाथ रख दिया उन्होंने कि नहीं मुझे कुछ मत बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। अपना नाम तक मत बताना, जब तक मैं ना पूछूं तब तक। थोड़ी देर के लिए उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और दीवार की तरफ मुँह कर लिया, और ठीक है ओके बोल के वो चुप चुप हो गया एकदम। बड़ा कड़वाहट बड़ा ओके था, मतलब उसे बुरा लगा था उन्होंने जब उसको रोक दिया था बोलने से। हैना जो है बाहर दरवाजे की वेट कर रही थी सदाओं के लिए। और उन्होंने देखा कि ये कुछ इसको परेशानी है, परेशानी में खड़ी है बेचारी। तो सदाओ से उन्होंने बोला कि सदाओ यूमी कह रही है कि सर्वेंट्स को लग रहा है कि वो यहाँ नहीं रुक सकते अगर ये इंसान यहाँ रहेगा तो। और वो उसने मुझे यूमी ने बताया कि तुम और वो ये आपस में ये बातें कर रहे हैं सर्वेंट्स की मैं और तुम इतने दिनों तक अमेरिका में रहे हैं कि हम अपने देश के बारे में सोचना भूल ही गए हैं, हम अमेरिकन की तरह सोचने लगे हैं। तो हमने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो वो गलत बोल रहे हैं, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। और मगर मुझे ये ट्रेनिंग मिली है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने सामने किसी इंसान को मरने नहीं दे सकता। अगर मैं बचा सकता हूँ तो मैं जान बचाऊँगा ही बचाऊँगा। तो हैना ने कहा कि ये बात नौकरों की समझ में थोड़ी आएगी। उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है, ये नौकरों की समझ में तो नहीं आएगी। अब वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। और वो जिस तरह भी चलो घर का काम चलता रहा, सर्वेंट जो थे वो ज़्यादा नज़र रखने लगे थे और पहले से ज़्यादा केयरफुल हो गए थे। और उनकी आंखें हमेशा मगर अब ये था कि अब वो हमेशा उनको ऐसे नहीं देखते थे अपने मास्टर्स को जैसे पहले वो देखते थे। अब वो उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, उनकी इज़्ज़त जो है शायद ख़त्म हो रही थी उनकी नज़रों में, सर्वेंट्स की नज़रों में इस जोड़े की इज़्ज़त ख़त्म हो रही थी। अब ओल्ड गार्डनर ने एक दिन सुबह सुबह बोलने लगा कि अब ये तो साफ बात है कि हमारा मास्टर क्या करना चाहता है। और वो ओल्ड गार्डनर पूरी लाइफ अपने फ्लावर्स के साथ काम करा था और वो एकदम स्पेशलिस्ट हो गया था, मॉस तक में स्पेशलिस्ट हो गया था। मॉस जो उगता है जो अपने आप उग जाता है, तो सदाओ के फादर के लिए वो हमेशा सबसे अच्छा मॉस गार्डन बनाता था जापान में। और एकदम ग्रीन ब्राइट ग्रीन कारपेट वो, ताकि एक पत्ती भी ऊपर नीचे नहीं होती थी, वो इस तरह से काम करता था। तो अब वो मतलब बहुत पुराना नौकर था, वो यही बोला था कि मेरे पुराने जो मास्टर हैं उनके बेटा जो है ये सदाओ, ये जानता है कि ये क्या करना है क्या कर रहा है। अब उसने एक मतलब पत्ती में से वो बुश में से कुछ खींच रहा था, बात कर रहा था उस टाइम, करते करते उसने बोला
तो उसने कहा कि जब अब इसने खुद को बताया कि इसने क्या करा है, इसने उस दुश्मन की जान बचाई है जानबूझ के, जबकि इसे पता था कि इतनी ज़्यादा उसका ब्लड ऑलरेडी बह चुका है, तो उसने ब्लड को बहने क्यों नहीं दिया, वो तो मरने वाला था वैसे भी, थोड़ी देर और ब्लड बहता रहता मर जाता। तो उसने कहा कि ये हमारा जो जवान मास्टर है, ये अपनी स्किल्स पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है कि ये जान बचा सकता है। तो वो अब ये चाहता है कि कोई भी जान बचा ले, चाहे वो दुश्मन की क्यों ना हो। ये जो उनका कुक था ये बात उसने बोली। तो अब वो जो कुक थी, लड़की थी, लेडी थी, उसने ये बात बोली। और वो भी बड़ी मतलब अच्छे तरीके से वो खाना जो जो चिड़िया वो खाने वाले थे, उस चिड़िया को काट रही थी, उसको बना रही थी। इस तरह से उसने उसको काटा कि ब्लड फ्लो जो है वो सारा क्यारी में रूट्स पे गिर जाए, क्योंकि ब्लड जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो वो सारा क्यारी में उसको उसने गिरा दिया। और ओल्ड गार्डनर भी चाहता था कि वो उसकी कोई भी बूंद वेस्ट ना हो, वो सारा जो बर्ड वो पकाने वाली थी उसका ब्लड सारा उसमें गिर जाए, सारा का सारा क्यारी में गिर जाए। तो यूमी बोली कि हमें तो बच्चों के बारे में परवाह करनी है, जो छोटे बच्चों का क्या होगा इनका, अगर इनके फादर को जेल हो गई और उसको देशद्रोही बता के जेल में डाल दिया गया, तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। और वो इतनी तेज़ी से बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कोशिश नहीं करी कि हैना वहाँ खड़ी हुई सुन रही है तो उससे छुप के या थोड़ा धीरे बोलने, वो चाहते थे कि वो सुने उनको। और मगर वो जानती थी कि वो क्या कहते हैं, वो लोग सही बात कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे कि वो बच्चों का क्या होगा अगर बाप के साथ वो हो गया। मगर एक हिस्सा ये था कि वो भी खुद भी एक बात नहीं समझ पा रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो प्रिजनर को पसंद करने लगी थी कि मतलब वो मतलब अमेरिकन था, या फिर मतलब वो इस तरह से कि भाई मतलब एक इंसान की तरह, जैसे कि इंसान दूसरे इंसान के लिए फील करता है कि भाई इंसानियत वाला एक फीलिंग, वो उसे अभी भी प्रिजनर ही समझ रही थी। वो उसको कभी भी उसको पसंद आया ही नहीं था आज तक, जब से वो घर में आया था। मगर फिर भी मतलब वो अपने इस चीज़ को हेल्प नहीं कर पा रही थी, वो किसी तरह बस उसकी हेल्प करे जा रही थी, वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी इस चीज़ से। तो अब एक दिन उसने प्रिजनर ने बात भी करने की कोशिश करी, उसने कहा कि मैं आपको अपना नाम बता दूं, मेरा नाम टॉम है। उसने बस अपना सा हल्का, हैना ने ये बात सुन के सिर हिलाया। और वो उसने देखा कि वो इंसान थोड़ा हर्ट हो गया है सुन के, कि उसने कुछ ज़्यादा आगे बात करने की कोशिश नहीं की। ये सुन के वो अमेरिकन हर्ट हो गया थोड़ा सा, उसने देखा ये चीज़। और मगर फिर भी मतलब एक ख़तरा तो था ही उसके घर में, ये तो बड़ा परेशानी वाली बात थी बस। तो वो बस किस तरह झेल रही थी इसको। सदाओ क्या करते थे, वो रोज़ आके उसके ज़ख्मों को चेक करते थे। आखिरी जो टाँके उन्होंने लगाए थे वो भी उन्होंने निकाल दिए थे और सुबह को। और वो ये रात होते होते बिल्कुल ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से, वो ये समझ गए थे। सदाओ अपने ऑफिस गए और एक लेटर उन्होंने चीफ ऑफ पुलिस को लिखा कि पूरा मैटर के ऊपर जो अब तक हुआ था कि 21 फरवरी में एक एस्केप प्रिजनर जो है वो मेरे किनारे पे आ गया था, घर के पास समुद्र के किनारे पे मुझे मिला। और वो आगे लिखने वाले थे, उसने टाइप किया, मगर उन्होंने वो टाइप करके बस वो सीक्रेट ड्रॉर था उसमें डाल दिया, उन्होंने वो रिपोर्ट को पूरा फिनिश भी नहीं करा। और जब 7वां दिन हो गया था, इस सब के बाद दो चीज़ें हुई। सुबह ही सुबह सारे सर्वेंट्स जो है वो एक साथ सारा घर वर छोड़ के चले गए, अपना सामान उन्होंने कपड़ों में बांधा, जो भी सामान था उनका, और उनको लेके वो चले गए। हैना जब सुबह उठी तो कोई काम नहीं हुआ था, ना घर की सफाई हुई थी, ना खाना बना था। और वो जानती थी कि इसका मतलब ये है कि वो चले गए हैं वो लोग सब, और वो जाने वाले मतलब जाना चाहते हैं वो लोग। और वो पहले वो थोड़ी डरी, थोड़ी घबराई, मगर फिर क्योंकि वो उनकी मालकिन थी तो वो अपना डर उनको नहीं दिखाना चाहती थी। और तो फिर और वो मतलब वो उनके साथ कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहती थी कि उनके साथ कुछ गलत तरीके से बात करे, या फिर उन्हें इस बात के लिए वो करे कि भाई ये आप घर छोड़ के क्यों जा रहे हो, और ये सब उसने कुछ नहीं करा। उसने अपना सब कुछ, ये जो भी अपनी घबराहट थी अपने अंदर ही रखी, उनके सामने नहीं दिखाया। वो आराम से एक ग्रेसफुली उन लोगों के सामने गई किचन में, और जिसके जितना इतना पैसे बाकी थे वो सब उनको पे करे, बल्कि उससे ज़्यादा ही कुछ उनको पे करे अच्छे से। और वो सब रो रहे थे, मगर वो हैना नहीं रोई। कुक और जो गार्डनर थे वो सदाओ के लिए तब से काम कर रहे थे जब वो छोटा बच्चा था, और उनके फादर के टाइम से वो काम करते थे। और यूमी इसलिए रो रही थी क्योंकि बच्चों को संभालती थी, तो बच्चों की इसको याद आ रही थी। और वो इतनी ज़्यादा दुखी थी अपने खुद को छोड़ के जाने के लिए, यूमी जो थी वो गई, फिर वापस दौड़ती हुई आई और हैना से लिपट गई। और उन्होंने कहा कि अगर बेबी मुझे ज़्यादा मिस करे ना तो मुझे बुला लेना, मैं अपने खुद के घर जा रही हूँ, आपको पता है मेरा घर कहाँ पर है, तो आप बुला लेना अगर कभी बेबी मिस करे बीच में मुझे। तो हैना ने थैंक यू बोला और स्माइल किया।
मगर अपने आप को हैना ने कहा कि मैं कभी नहीं बुलाऊंगी यूमी को, चाहे वे बच्चा रोए चाहे कुछ भी हो, मैं अपना आप ही हैंडल करूँगी हर चीज़। अब हैना ने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाओ ने बच्चों के साथ मदद करी, बच्चों को पकड़ा इतनी देर, और उन्होंने सर्वेंट्स के बारे में कुछ नहीं बात करी आपस में भी, चाहे वो चले गए थे कोई बात नहीं, उन्होंने उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। मगर जब हैना मॉर्निंग फूड उस प्रिजनर को दिखाई तो वो सदाओ के पास आई, तो उसने आके पूछा कि हमें ये साफ साफ क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सर्वेंट्स को अच्छे से क्लियर है कि हमें क्या करना चाहिए, सर्वेंट्स को अच्छे से समझ इस बात की करना क्या चाहिए, हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि हम दूसरे जापानीज से अलग हैं, भाई वो हमारा दुश्मन है, हमें उसके साथ वही करना चाहिए जो एक दुश्मन के साथ करते हैं। सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर बाद में वो रूम में गए जहाँ प्रिजनर था, और उन्होंने बोला कि आज तुम अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हो। सदाओ ने उस प्रिजनर से बोला, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम केवल 5 मिनट के लिए खड़े हो, और तुम कल फिर ट्राई करना कि कल 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम आराम से चलने फिरने लगोगे। मगर अब उन्होंने देखा कि ऐसा बात करते करते ना, ये सुन के उस प्रिजनर के चेहरे पे थोड़ी सी घबराहट आ गई थी, पीला पड़ गया था चेहरा, था उसने ओके तो बोल दिया, मगर उसे वो ज़्यादा बात करना चाहता था, और वो कहना चाहता था कि मतलब उसने कहा भी कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए। तो डॉक्टर ने, सदाओ ने बोला कि मुझे इतनी जल्दी थैंक मत बोलो। और फिर जब इतनी ये बात उसने बोली तो वो इंसान फिर डर गया, उसकी आंखों में, वो लड़के की आंखों में उन्हें डर दिखाई दिया, जैसे कि जानवर जो होता है ना, जो जिसको हम मारने वाले होते हैं या जिसको काट के खाने वाले होते हैं, उसकी आंखों में जो डर होता है, ऐसा डर उसकी आंखों में, लड़के की आंखों में उनको दिखाई दिया। और वो स्कार्स जो थे उसके गर्दन पे, वो थोड़ा और ज़्यादा गहरे हो गए थे ऐसा लग रहा था। और सदाओं ने ये बात पूछी भी नहीं कि वो किस चीज़ के निशान थे उसकी गर्दन पे, बस उन्होंने उसके ध्यान दिया बस। दोपहर में दूसरी चीज़ हुई, हैना जो है काम कर रही थी अच्छे से, क्योंकि अब वो घर का काम सारा उनको ही करना पड़ रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक मैसेंजर आया है दरवाजे पे, जो कि यूनिफॉर्म में है, वर्दी में एक बंदा आया है। अब वो एकदम से घबरा गई वर्दी में देख के किसी को। अब लग हो सकता है नौकरों ने जाके बता दिया हो, वो सदाओं के पास भागती हुई गई, और उन्होंने कुछ वर्ड नहीं बोला, मगर फिर वो मैसेंजर के पास उसको लेके, मैसेंजर को सदाओं के पास लेके गई। मैसेंजर ने बोला कि गार्डन में उनको फॉलो करा, और वहाँ पे वो सदाओं के पास मैसेंजर ही पहुँच गया, और बस उन्होंने पूछा मैसेंजर ने कि वो सदाओ कहाँ है, उन्होंने पॉइंट कर दिया कि सामने वो खड़े हैं। तो सदाओ ने अपनी बुक में से ऊपर देखा, वो अपने ऑफिस में थे, दूसरे पार्टीशन में जो गार्डन की तरफ खुलता था, सनशाइन की तरफ। तो उन्होंने पूछा क्या बात है मैसेंजर से, तो मैसेंजर खड़ा हुआ, क्योंकि वो भी खड़े हो गए, मैसेंजर यूनिफॉर्म में था, देख के मैसेंजर भी खड़ा हो गया। तो मैसेंजर ने बोला कि आपको महल आना पड़ेगा, जो बूढ़े जनरल हैं उनको बहुत दर्द हो रहा है दोबारा से। तो हैना ने कहा अच्छा यही बात थी बस। तो मैसेंजर ने कहा बस यही बात थी क्या, ये काफ़ी नहीं है इतना कि जनरल जो है उनको दर्द हो रहा है दोबारा बहुत ज़्यादा। तो नहीं नहीं, उसने कहा, हैना ने कहा हाँ नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। फिर सदाओ जो है जब गुड बाय कहना है तो हैना किचन में थी, मगर वो कुछ कर नहीं रही थी, बस किचन में खड़ी हुई थी। बच्चे सो रहे थे, और बस वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रही थी, क्योंकि वो पूरे दिन के काम से थक चुकी थी। तो जब उन वहाँ पहुँचे तो हैना ने बोला कि मुझे लगा कि वो अरेस्ट करना है तुमको। तो और फिर ये सुन के सदाओ ने बोला कि मुझे इस इंसान से छुटकारा पाना होगा तुम लोगों की खातिर, और मैं आज इससे छुटकारा पा लूँगा। और सदाओ ये कहकर जनरल को देखने के लिए चले गए।